प्रयागराज दक्षिण की हवा किधर बह रही है? 87,963 घर में 73,139 घरों में मेरा 1-to-1 संपर्क है, सीधा संपर्क है। तो ये क्या है, वो 80-20 वाली बात है क्या ये? अब के प्रयागराज में क्या क्या बदल गया जो तब के इलाहाबाद में नहीं? आप कहते हैं कि इलाहाबाद में अतीक का आतंक था और प्रयागराज में अतीक जेल में। समाजवादी पार्टी जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, जो जितना बड़ा गुंडा है वो समाजवादी पार्टी का उतना बड़ा नेता है। विजय मिश्रा के निशाने पर नंद गोपाल नंदी क्यों थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड शो में नेताजी। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज रोड शो में हमारे साथ जो नेताजी हैं वो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, प्रयागराज दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नंद गोपाल नंदी जी। कैसी चुनाव की तैयारियां, 22 का माहौल क्या है, सब कुछ हम उनसे ही जानेंगे। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। चलिए हमारी गाड़ी में सवार हो जाइए, आपके विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और 22 का माहौल समझेंगे। आइए। तो नंद गोपाल गुप्ता जी रोड शो की हमारी गाड़ी में सवार हो गए हैं। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मंत्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रयागराज दक्षिण की हवा किधर बह रही है? ये आप देख सकते हैं जनमानस का हजूम किधर बह रही है। देखिए, शहर दक्षिणी विधानसभा, यहाँ पर जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उनके लिए लूट का अड्डा हो सकता है, उनके लिए विधानसभा की सीट हो सकती है, उनके लिए शोषण का अड्डा हो सकता है, उनके लिए उनकी पॉलिटिक्स को जीवित रखना, थाने, डीएम, एसएसपी के यहाँ दलाली का अड्डा हो सकता है। मेरे लिए शहर दक्षिणी का एक एक घर मेरा परिवार है। परिवार की तरह लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ा हूँ। 87,963 घर है शहर दक्षिणी में। 87,963 घर में 73,139 घरों में मेरा 1-to-1 संपर्क है, सीधा संपर्क है। वो मेरे सुख दुख में हाजिर हुए हैं, मैं उनके सुख दुख में हाजिर रहा हूँ। जब भी उनको किसी तरह की मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैंने हर वक्त कोशिश की है कि उनके हर एक काम के लिए मैं समर्पित रहूं। चाहे बेटी के विवाह की बात हो, चाहे बीमारी हजारी में माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता कोष से काम हो, चाहे जैसे शहर हमारा प्रयागराज इतना सुंदर हो गया, बड़े बड़े चौराहे, अच्छी चौड़ी सड़कें हो गई हैं। आऊंगा मैं, डेवलपमेंट पर आऊंगा, लेकिन आपने कहा कि 87,000 घरों में मैं आऊंगा सर, उस पर आऊंगा। इसी तरह से हम गलियों को स्मार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। गली में जैसे कभी कभी बहुत सारी जगह शिकायत आती है कि सीवर का पाइपलाइन फट जाने की वजह से पानी, पीने का पानी उसमें टच होता है तो गंदा बदबूदार पानी आता है। आपसे कहूं कि इस प्लान पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2-4 सवाल और हैं जो छूट रहे हैं। 87,000 घरों में 73,000 घरों तक आपकी व्यक्तिगत जान पहचान है, आना जाने। 963 में। अच्छा, 963, 139। तो ये जो बाकी के लगभग 14,000 या 13,000 समथिंग छूट रहे हैं, इतना अंक गणित मेरा इतना ठीक नहीं है, तो ये क्या है, वो 80-20 वाली बात है क्या? ये नहीं, 80-20 वाली बिल्कुल बात नहीं है। होता है जैसे कभी कोई बाहर है, मैं बता रहा हूँ कि मैं इन घरों तक 1-to-1 पहुँच गया हूँ। अच्छा। अपनी इन राजनीति के उसमें। अच्छा। और इनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध इस तरह से, मुझे किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों ने मुझे समर्थन सहयोग दिया है। अगर उन्हें किसी तरह की ज़रूरत पड़ी है तो मैं उनके हर सुख दुख में शामिल रहा हूँ। वो घर है जो आप 14,000 घरों की छूट जाने की बात कर रहे हैं, ये दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा बताया है मैंने। अच्छा। अभी जनवरी फरवरी छोड़ दीजिए तो ये और बढ़ जाएगा। दक्षिण की बात तो आपने बता दी कि हवा किधर बह रही है। पूरे प्रयागराज की बात करें तो 12 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी कह रही कि 12 में 12, तो प्रयागराज की हवा किधर है? देखिए, समाजवादी पार्टी भले 12 में 12 कह रही हो, लेकिन आम जनता क्या कह रही है, जनमानस क्या कह रहा है, उनके जो कांड बोले हैं वो क्या कह रहा है। निश्चित रूप से मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं, जनमानस का धन्यवाद करता हूं कि 2014 के बाद जो जनमानस ने अंगड़ाई ली है, जो जनमानस ने जाति, धर्म, मजहब की राजनीति को तिलांजलि देने का काम किया है, उसका नतीजा है कि 2014 में भी प्रचंड बहुमत के साथ प्रयागराज ने अपना प्रदर्शन किया, 2017 में भी प्रचंड बहुमत मिला, 2019 में भी हमारे सांसद जीत करके आए, तो 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, यही हम कहना चाहते हैं। अब के प्रयागराज में क्या क्या बदल गया जो तब के इलाहाबाद में नहीं था? एक अगर
किसी भी रिक्शे वाले से पूछेंगे, सब्जी वाले से पूछेंगे, ठेले वाले से पूछेंगे, कोई ट्रेडर से पूछेंगे, कोई किराने की छोटी सी दुकान, प्रोविजनल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, क्रॉकरी स्टोर या बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों से पूछेंगे तो सब कुछ लोग बताएंगे कि प्रयागराज नाम ही नहीं बदला, पूरा प्रयागराज शहर बदला है। कोई बहन बेटी यहाँ से ब्याह के गई हो 5 साल पहले बाहर, वो लौट करके आती है तो उसको ये बड़े बड़े चौराहे, स्ट्रीट लाइट, तारों के जंजाल से जो फुर्सत मिली है, उसको लगता है कि हम कहाँ हैं, जयपुर में हैं, दुबई में हैं कि दिल्ली में हैं। इस तरह का जो ये बदलाव है, आज जनमानस खुश है। पूरे प्रदेश ने और पूरे देश और दुनिया ने इस बात को देखा और इस पर गर्व महसूस करती है कि आज जब कुंभ का आयोजन हुआ था, पूरी दुनिया से लगभग 24 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, स्नान किए, अपना आस्था की डुबकी लगाए और सकुशल वापस गए। ये कितनी बड़ी बात है। आप कहते हैं कि इलाहाबाद में अतीक का आतंक था और प्रयागराज में अतीक जेल में है। निश्चित इलाहाबाद में और प्रयागराज में जो अंतर है, अगर आप माफियाओं और गुंडों की बात करें, माफियाओं गुंडों की बात करें तो वो भी देख रहे हैं आप कि माफिया गुंडा किस तरह से जेल में है। अतीक, मुख्तार अंसारी या दिलीप मिश्रा, ये विजय मिश्रा, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये तो जेल में हैं ही। जो गली के गुंडे थे, जो मोहल्ले के गुंडे थे, जो लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे, जो छोटी छोटी दुकानों पे 1 पैकेट आटा, 2 पैकेट बिस्किट, 1 लक्स साबुन लेकर के भाग जाते थे, आंख दिखाते थे, वो भी आज दुपक गए हैं। या तो कहीं दुकान खोल लिए हैं या प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, कुछ दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं जहां से आना ही असंभव है। आप पर जो हमला हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे थे, विजय मिश्रा उसमें आरोपी हुए, मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है, तो मतलब विजय मिश्रा के निशाने पर नंद गोपाल नंदी क्यों थे? तो हमारे ऊपर बम ब्लास्ट करके ये जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, व्यापारी हैं, इन पे भय विस्तार करना था, इन पे दिखाना था कि जब हम नंदी को मार सकते, जो मिनिस्टर है, तो पूरा भय का इनका विस्तार हो, इसलिए इन्होंने ये घटना करी है। और जो घटना करने वाले लोग हैं, बसपा ने भी इनको पालने पोसने का काम किया। समाजवादी पार्टी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, जो जितना बड़ा गुंडा है वो समाजवादी पार्टी का उतना बड़ा नेता है। तो आज जो स्थिति इस तरह की हुई है, आप देख रहे हैं, बसपा के समय में भी इन गुंडों को, मायावती पहले कहती थी चढ़ गुंडों की छाती में बटन दबाओ हाथी पे, और फिर वही मुख्तार अंसारी के लिए कहने लगी नहीं इसको पॉलिटिकल फंसाया गया है, तो गुंडे चढ़ गए हाथी पे, गोली पड़ेगी छाती पे। ये सारा कुछ जनमानस ने देखा है। लेकिन आप बीएसपी के साथ ही थे, बीएसपी के साथ थे, बीएसपी के टिकट पे मंत्री बने थे, बीएसपी के टिकट पे विधायक बने थे, जनमानस ने चुनने का काम किया था, हम विधायक बने, मंत्री बने। लेकिन मंत्री के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम है, वो जो जग जाहिर है, रुपया 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 रुपया, रुपया के अलावा कुछ नहीं। कैसे उनकी तिजोरी भरे, कैसे उनका घर भरे। आप सोचिए, जब नौकरियां निकलती थी तो जो दलित समाज के लोग थे उनसे भी कहते थे भाई दलित समाज के लोग हैं, इनसे डिस्काउंट में देंगे नौकरी, 7 लाख रुपए लेंगे, 5 लाख रुपए लेंगे, जो बैकवर्ड है उससे 10 लाख और 15 लाख लेंगे, जो फॉरवर्ड है उनसे 20 लाख और 25 लाख रुपए की डिमांड। मायावती जी कहती थी, निश्चित रूप से मायावती जी कहती थी, उनके सरकार में खुला खेल था, ये कहने की जरूरत तो है नहीं। बसपा में ये था, जब सपा की सरकार आई तो जो यादव थे उनको 10 लाख लेते थे, जो गैर यादव 15 लाख और 20 लाख, नौकरियों में रेट खुला करते थे। आज 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई है और छाती ठोक के आदमी कहता है कि 1 रुपए नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया। किसी बेटी की नौकरी लगी है, दलित की बेटी की नौकरी लगी, ब्राह्मण की बेटी की नौकरी लगी, बैस की बेटी की नौकरी, यहाँ तक मुस्लिम की बेटी की भी नौकरी लगी, और सब मेरिट के अनुसार पर लगी, किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ा। लोग जब आपके बारे में गूगल करते हैं तो एक बात पढ़कर बहुत हैरान होते हैं कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। देखिए, हमने फुटपाथ पे पटाखे बेचे, होली पे रंग और गुब्बारे बेचे। जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम है, हम नहीं कर सकते। दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि रात को अपने घर में टीवी देखने थे। वो कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के ले आओ, तो जूता पॉलिश करा के ले आते थे। वो कहता था कि हमारा कूड़ा फेंक के आओ, तो टूटे तसले में कूड़ा कचरा आदमी इकट्ठा करता है, बल्कि गीला कचरा हो सर पे रखे तो पानी भी चूता था, फेंक के आते थे, इसलिए कि रात को अपने घर में वो टीवी देखने थे।
बतौर मंत्री अब आपके कामकाज पर आते हैं। आप कह रहे हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से उड़े। इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में कई सारे एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, तो आप ये बताइए कि कैसे ये कर पाए आप? जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट, जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं और 8 पर, जिसमें से 5 पे हम 95% से ज़्यादा काम कर चुके हैं, 3 पे 60% से ज़्यादा काम कर चुके हैं और 4 एयरपोर्ट का मास्टर प्लान बन रहा है। ज़मीन हम खरीद चुके हैं, कुछ में ज़मीनें खरीदने की कार्रवाई चल रही है। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य होने वाला दर्जा मिल रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में संभव हो पाया। जेवर एयरपोर्ट जो केवल चुनावी झुंझुना हुआ करता था सपा और बसपा के समय में, उसको इस न्यूज हेडलाइन